हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज ये हमारा वीडियो पार्ट 3 होगा। हाँ ठीक है, पार्ट 3 या पार्ट 4 होगा। ठीक है, तो आप देख लेंगे कि ये कौन सा पार्ट है। थंबनेल में आपको दिख जाएगा। और इसमें हम लोगों को पढ़ना था रेड डेटा बुक के बारे में, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में इसके आगे का जितने भी भाग है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो मैपिंग का क्वेश्चन है उसको भी इसी में कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेड डेटा बुक क्या होता है? रेड डेटा पुस्तक भी जिसको बोलते हैं, बुक को पुस्तक भी बोल सकते हैं। कह रहा है प्रोफेसर अहमद को रेड डेटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जो प्रोफेसर अहमद हैं वो क्या कर रहे थे कि बच्चों को ले गए थे अभयारण्य में घुमाने के लिए। तो वही बता रहे हैं कि रेड डाटा बुक के बारे में बता रहे हैं कि रेड डाटा पुस्तक में क्या होता है। तो बोला कि वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटपन स्पीसीज का रिकॉर्ड होता है। मतलब कि जो भी स्पीसीज संकट में होते हैं, यानी कि वो विलुप्त होने वाले होते हैं, नष्ट होने वाले होते हैं, तो उनके बारे में उस पुस्तक में लिखी होती है। जैसे कि पौधे, जंतु और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक पुस्तकें हैं। तो पौधों के लिए अलग, मतलब कि इतना ध्यान रखिए कि रेड डाटा बुक में होता क्या है कि जो भी स्पीसीज संकटपन होगा वो क्या होता है, रेड डाटा पुस्तक में लिख दिया जाता है। ठीक है, और साथ में क्या कि हर पौधे के लिए, जंतुओं के लिए, अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक होती है। कह रहा है रेड डाटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी आप कंप्यूटर पर www.wild ठीक है .government.in ये करके आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इसके बारे में दिया हुआ, आपको इसके बारे में और अच्छे से पता करना है तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रवास के बारे में। ठीक है, कि माधव जी के निर्देशन पर भ्रमण परपटी गहरे वन में प्रवेश करती है। भ्रमण पार्टी क्या करती है, गहरे वन में प्रवेश करती है। वह तावा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करती हैं। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे, तो वहाँ आराम करते हैं। तो पहेली एक नदी के बीच क्या देखती है, किनारे समीप एक पक्षी को देखती है। माधव जी बताते हैं कि यह पक्षी प्रवासी है। तो आप लोगों ने क्लास 7 में, हाँ क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा था प्रवासी पक्षी के बारे में, कि वो क्या करते हैं, दूसरे देश से उड़कर किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, यानी कि प्रवास करते हैं। जब अत्यधिक साइबेरिया क्षेत्र, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड पड़ने लगती है, तो वहाँ की सारी पक्षियाँ उड़कर कहाँ आ जाती है, भारत में। ठीक है, भारत के राजस्थान वाले क्षेत्र में आ जाती है। तो वो क्या करती है, प्रवास कर लेती है। और जैसे ही ठंडी का मौसम वहाँ खत्म हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, तो वापस वो अपने आवास में चली जाती है। तो वो क्या करती हैं, प्रवास करती हैं। तो कह रहे यह प्रवासी पक्षी है। तो ये जो देख रही है पहेली, वो कौन सी पक्षी थी, प्रवासी पक्षी थी। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आई है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी बात किया है क्या, कि ये क्या करती है कि दूसरे जगह से उड़कर किसी दूसरे जगह पे आई रहती है। पहले जलवायु में परिवर्तन के कारण, तो जलवायु में क्या होती है, ठंड बढ़ जाती है, कहीं गर्मी बढ़ जाती है, तो ये लोग क्या करती है, परिवर्तन होते रहता है, तो प्रवास करती हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आती हैं। वह यहाँ अंडा देने के लिए आती हैं। तो यहाँ पे वो क्या किस लिए आ जाती हैं, तो अंडे देने के लिए, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता है। तो उनका जो मूल आवास होता है, जहाँ वो रहते हैं पक्षी, तो वो क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी होने के कारण उनके जीने लायक नहीं रहता है वो जगह, इसीलिए वो क्या करते हैं, प्रवास कर लेते हैं। तो ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप भी ध्यान रखिए कि क्या प्रवासी पक्षी किसे कहता है, कि ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करके, प्रवासी लंबी यात्रा करके आते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रवासी पक्षी कहते हैं। जैसा कि पहेली ने कक्षा 7 में पढ़ा था। तो आप लोगों ने भी कक्षा 7 में पढ़ा होगा, तो जरूर पढ़ा होगा।
अब आगे आता है कि क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी नहीं बचेगी। क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है? तो आप क्या बोलेंगे कि अगर लकड़ी हमारे पास ना रहेगी तो उसके बदले में क्या हो सकता है? तो फिर कह रहे हैं मैं जानती हूँ कि कागज एक महत्वपूर्ण उत्पादन है जो हमें वन से प्राप्त होता है। मुझे आश्चर्य है कि यदि कागज का कोई और विकल्प हो तो आश्चर्य है कि यदि कागज का कोई और विकल्प हो तो कह रहा है कि कागज हम लोगों के लिए क्या है, बहुत जरूरी चीज़ है। आप लोग भी अपने जीवन में पढ़ने के लिए अधिकतर हम लोग किसका, न्यूज़पेपर में कागज का यूज किया जाता है, कॉपी में, किताब में, ये सारी चीज़ों में क्या किया जाता है, कागज का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। और कागज भी किससे बनते हैं? तो लकड़ियों से बनते हैं, पेड़ पौधे से ही बनाए जाते हैं कागज को। ठीक है, तो कागज का पुनर्चक्रण हम कैसे करें? अब कागज का तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं और कागज को बनाने में भी पेड़ पौधे की कटाई की जाती है। अगर ये पेड़ पौधे इसी तरीके से हम कागज का प्रयोग करते रहें और उनका पुनर्चक्रण नहीं करेंगे तो क्या होगा, पेड़ पौधे कटते जाएंगे। तो पेड़ पौधे भी जरूरी है और कागज भी जरूरी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो कागज हम यूज कर रहे हैं उसका हम पुनर्चक्रण कर ले, यानी कि जो कागज हम एक बार यूज कर रहे हैं उसको एक बार यूज ना करके जब तक यूज हो पाए 2 बार 3 बार, तब तक हम क्या करें, उसका यूज कर सकते हैं, उसका पुनर्चक्रण करके कुछ और बना सकते हैं। तो ये बात है। तो समझते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि प्रोफेसर अहमद बच्चों को ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। तो वनोन्मूलन का अभी तक हम लोगों ने जो कारण पढ़ा था पीछे इसी चैप्टर में हम लोग पिछले पार्ट में पढ़े थे कि वनोन्मूलन का कारण क्या था कि बहुत ज्यादा जनसंख्या का बढ़ना, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या कर रहे हैं, फर्नीचर के लिए लोग लकड़ी की आवश्यकता हो रही है तो जगह को काट रहे हैं। फिर भोजन के लिए जमीन की आवश्यकता होगी तो लोग क्या करेंगे, खेतों को खत्म करके वहाँ बिल्डिंग का निर्माण करेंगे। तो ये सारे चीज, तो एक और कारण दे रहे हैं यहाँ पर प्रोफेसर अहमद, कह रहे हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण 17 वृक्षों को काटा जाता है। तो ये चीज आप याद रखिए कि 1 टन आपको कागज बनाना है तो आप क्या करेंगे, 17 वृक्षों को आपको काटना होगा। अतः हमें कागज की बचत करनी होगी। अगर हम 1 टन कागज का प्रयोग कर दे रहे हैं इसका मतलब हम 17 पेड़ों को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अतः हमें कागज की बचत करनी होगी। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो प्रोफेसर अहमद है वो बता रहे हैं कि जो कागज आप एक बार यूज करके फेंक देते हैं उस कागज को हम 5 से 7 बार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पुनर्चक्रण कर सकते हैं। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। तो आप सोचिए कि आप दिन में, यानी एक दिन में 1 कागज की बचत करते हैं तो 1 साल में आप 365 कागज की बचत कर सकते हैं। और 365 कागज को भी बनाने में तो लकड़ियां तो लगेगी ही लगेंगी। तो ये चीज है। तो अगर हर कोई कागज की बचत करेगा तो वो क्या होगा कि हम वृक्षों को बचा रहे हैं ना। कह रहे हैं हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरना कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। तो जैसे कि अब कागज ऐसे तो है नहीं कि लकड़ी डायरेक्ट वृक्ष से काटे और उस पर कागज बनना शुरू हो गया, कागज हो गया, हम लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। अब कागज को भी बनाने में फैक्ट्रियां लगी है, उसमें भी पानी की आवश्यकता होगी, फिर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये सब भी हम बचा सकते हैं। ठीक है, कह रहा है वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा भी बचत कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों को भी हम क्या कर सकते हैं, तो कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि कागज को बनाने में भी बहुत सारी चीजें लगती है। अभी आप कह रहे हैं कि क्या वनोन्मूलन का कोई स्थायी हल है? तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या हो सकता है कि आप जितने वृक्ष को काटे आप उतने वृक्ष को क्या करें, लगाएं। ठीक है, तो एक कारण तो ये हो सकता है। और उनकी कटाई को धीरे धीरे हमें कम करना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वृक्ष के बारे में दे रहे, कागज के, अब धीरे धीरे हमारा भारत क्या हो रहा है, डिजिटल हो रहा है। तो यानी कि जो चीज पहले आप कागज पे कराते होंगे वो अब सारी चीजें क्या हो गई है, ऑनलाइन हो गई है। अब जिस तरीके से पहले लोग क्या करते
करते थे, कागज का ही प्रयोग करके, तो वो दूसरा कागज होता है, पैसे वाला जो कागज होता है उसका ही प्रयोग करके क्या किया जाता है, पैसे का लेन देन। लेकिन अब क्या हो रहा है, ऑनलाइन किया जा रहा है, यानी कि आपके फ़ोन से आपके बैंक से पैसा किसी और बैंक में चला गया, उसमें कोई पैसे यानी कागज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे भी कागज़ की बचत हुई है। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, इंडिया को डिजिटल इंडिया बना रहे हैं ताकि हम कागज़ की बचत कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए। फिर आगे दिया हुआ है पुनर्वनन रोपण। तो वनोन्मूलन समझ में आ गया कि वृक्षों की कटाई। अब क्या करना है, पुनर्वनरोपण। फिर कह रहे प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर अब बताइए। यहाँ पे बोल रहे हैं, ये बूझो कि वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है। तो वही, अगर किसी चीज़ को काट रहे हैं तो उसको लगाइए दूसरी, अगर वो तो नहीं लग सकता, जो काटे वो तो नहीं लग सकता, लेकिन नया तो हम लगा सकते हैं ना, तो आप नया लगाइए। फिर कह रहा प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर वनरोपण है, ठीक है। यानी कि पुनर्रोपण में कटे गए वृक्षों की कमी पूरा करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना। तो हम जिस वृक्ष को काटे फिर नए वृक्ष लगाएं। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीशीज के होने चाहिए। तो ये भी ध्यान रखिए कि जिस वृक्ष को काट रहे, जैसे आम के वृक्ष को काटे तो आप आम का ही वृक्ष लगाइए, क्योंकि क्या होगा कि ऐसे उनकी स्पीशीज भी बचे रहेंगे। अगर सब लोग काट रहा है आम का पेड़ और कोई आम का पेड़ लगा ही नहीं रहा है, तो धीरे धीरे आम के पेड़ क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि जिस वृक्ष का, भले ही आप बड़ा सा वृक्ष काट रहे, लेकिन उसका पौधा तो छोटा लगा सकते हैं ना। तो लगाएंगे तो हम उसकी स्पीशीज को भी बचा रहे हैं और साथ में हमारे बड़ा होकर वो वृक्ष भी बन जाएगा। ये है, तो ये चीज आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। फिर कह रहे जो उस वन में पाए जाते हैं, कह रहा है कि हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है यदि वनोन्मूलन क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाए। तो आप भी देखते होंगे कि जब बरसात का दिन आता है तो आपके अगल बगल जो भी वृक्ष होंगे, जैसे हमारे घर के आगे एक नीम का पेड़ है, ठीक है, तो उसमें अगर बरसात का होता है, जब उसमें उसका फल आ जाता है जिसको हम लोग नीम कौड़ी बोलते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ तो नीम कौड़ी बोला जाता है, आप के यहाँ क्या बोला जाता है आप हमें बताइएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो जो बीज होता है बरसात के दिनों में मिट्टी के नीचे जैसे पानी पानी होता है तो दब जाता है, और जैसे ही वसंत ऋतु आ जाता है तो वो क्या होता है, सारे वृक्ष बरसात के जैसे ही मौसम धीरे धीरे खत्म होने लगता है, हमारे यहाँ वो सारे वृक्ष क्या हो जाते हैं, बहुत सारे वृक्ष वापस निकल आते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर उनको ऐसे ही छोड़ दे तो वो वृक्ष क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। तो उसी तरीके से अब जिस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से हम लोगों ने तो उसमें कोई मेहनत नहीं किया, ठीक है, वो तो प्राकृतिक रूप से आया, बारिश हुआ, हवा चली या फिर बारिश होगा या फिर हवा चलेगी, कैसे भी करके उसके फल क्या होंगे, नीचे गिरेंगे, उनके बीज नीचे आएंगे और वो अपने आप उगाएंगे। तो वो प्राकृतिक रूप से हो गया। तो अगर हम उनको नहीं काटे, उखाड़े नहीं, उनको फेंके नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, वो वाला चीज अपने आप निकल आएगा, ठीक है। क्या प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है यदि वनोन्मूलन क्षेत्र पर आबादी छोड़ दिया जाए, यानी कि उनका कोई छेड़छाड़ उनके साथ ना करे, तो यह स्वायत्त पुनर्स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनर्रोपण से मानव गतिविधियों का कोई अस्थायी नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करें, अपने प्रकृति के साथ बहुत खेल चुके हैं, ठीक है। आप भी अपने अगल बगल देखिए, आप भी देखिए, हम लोग अपने प्रकृति के साथ बहुत खेल रहे हैं, ठीक है। अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो आगे जाके हम ही लोग को, भले आपके साथ नहीं हो लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी के साथ तो ये क्या हो जाएगी, आवश्यकता उनके लिए तो आएंगी ही आएंगी। ऐसा तो है नहीं कि आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, आज नहीं तो कल। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कारण बन रहा है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे तभी तो आगे वाली पीढ़ी भी ध्यान रखेगी, ठीक है। तो आगे समझते हैं, कह रहा है कि यदि हम अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी होगी तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है।
आपको मालूम है कि एक हम आम का वृक्ष लगाएंगे तो उसमें हम अपनी जिंदगी भर का आम खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो आम का वृक्ष 50 मान लीजिए कि आपके बाद मान लिया आपके पुत्र खा सकते हैं, उनके पुत्र खा सकते हैं क्या? आप बताइए, नहीं खा सकते ना। कितने दिन चलेगा? एक आदमी ही कितना जी सकता है? एक आदमी कितना जी सकता है? आप बोलेंगे 50 से 60, आज का और एवरेज कम हो गया ना, 60 ज्यादा 70, यही ना। ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी 200-500 वर्ष अकेले ही जिएगा। उसी तरह वृक्षों के साथ भी होता है ना। तो अगर नया मनुष्य पैदा नहीं होगा तो जनसंख्या नहीं कम हो जाएगी। उसी तरीके से वृक्षों के साथ भी अगर नया वृक्ष हम लगाएंगे नहीं तो वो चीज़ क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कह रहा है प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम, कह रहा है कि प्रोफेसर अहमद ने बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम का यहाँ पे कह रहे हैं प्रोफेसर अहमद बता रहे हैं कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है, ठीक है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परीक्षण और संरक्षण करना है। परिरक्षण और यानी कि भारत वन संरक्षण अधिनियम एक है जो क्या होता है कि जो भी प्राकृतिक वन है उनका क्या किया जाएगा? परिरक्षण किया जाएगा और उनको संरक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे भी उपाय करना होगा जिससे कि वन में उनके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने इस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है हमारा चैप्टर समाप्त, ठीक है। तो अब हम इनका क्या कर लेते हैं, जल्दी से शॉर्ट नोट्स कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से हमारा पूरा इस चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा।